अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहसिन ने रहीम यार खान से। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। चंद घंटे के लिए बारिश रुकी थी और मैं खुश हो गया कि जितना बारिश ने बरसना था बरस चुकी। मैं आज वापस जा रहा था अपनी नौकरी पे। आज मैं घर आया हुआ था और मुझे घर आए हुए एक हफ्ता हो गया था। जिस जगह पे मैं जॉब करता था, मेरे ही शहर का मेरा एक और दोस्त भी वहीं मेरे साथ ही काम करता था। हम दोनों ही छुट्टी लेके घर आए थे और आज हम दोनों ने ही वापस जाना था। शाम को हमारी ट्रेन की टिकट्स थी। पहले से ही हमने एडवांस बुकिंग करा रखी थी और दोस्त की टिकट भी मेरे पास ही थी। उसकी भी टिकट मैंने ही ले ली थी कि घर में रखा हुआ जो टेलीफोन था उसकी घंटी बजी। मेरे भाई ने फोन उठाया और उसने मुझे आवाज दी। दूसरी तरफ मेरा वही दोस्त बोल रहा था जिसने आज मेरे साथ जाना था। वो मुझसे बोला, यार मैं आज नहीं जा सकूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है, एक तो कल से बारिश हो रही है। मैंने कहा बारिश तो अभी रुक गई है। तो कहता है, ये क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होगी? और वैसे भी अम्मी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तू चला जा। मैंने कहा यार ये टिकट तो ज़ाय हो जाएगी, तो टाइम भी नहीं है कैंसिल हो सके। उसने कहा यार अम्मी से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुझे फ़ोन कर रहा हूँ कि या तो तू रुक जा, बाद में चलते हैं, या फिर तू अगर जाना चाहता है तू चला जा। मैंने कहा ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था उसकी अम्मी की तबीयत कितने दिन तक ख़राब रहती है और उसको कितने दिन तक रुकना पड़ता है, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी था। मैंने अपना बैग वगैरह तैयार किया और उसने ठीक कहा था, बारिश जो चंद घंटों के लिए रुक गई थी, फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। एक सुबह का आगाज होता है उस रोशनी से जो सूरज की रोशनी हर तरफ फैलती है। तो चरिंद परिंद, इंसान, हैवान सो के उठते हैं और अपने अपने मामूलात में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आसमान को काले स्याह घने बादलों ने ढांप रखा हो और वहीं पे आसमान पे गड़गड़ाहट हो, बिजली भी चमक रही हो, तो रूटीन मामूलात तो इंसानों के कुछ हद तक होते हैं ऐसे कि वो अपने कारोबार, अपने काम काज पे, दुकानों पे मौजूद होते हैं। लेकिन बहुत सारे बार बार ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तो बहुत सारी फसलें जो तबाह हो जाएंगी, बहुत सारा अनाज जो बाहर रखा हुआ है उस बारिश से गीला हो जाएगा, और ऐसा बहुत कुछ जो उनको परेशान कर रहा होता है। तो आपको मामूलात में कमी नज़र आती है। मैं भी रवाना हो गया। सारा दिन बूंदाबांदी होती रही थी, लेकिन बहुत तेज़ आज बारिश नहीं हो रही थी। मैं अकेला ट्रेन पे इस वक्त बैठा था। भाई मुझे छोड़कर चला गया था। शदीद अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई थी, लेकिन ये गर्मियों का मौसम भी नहीं था। हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो चुकी थी, इस अंदाज में कि उस बारिश की वजह से ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। अगर बारिश ना होती तो फिर हल्की फुल्की सर्दी होती, लेकिन बारिश की वजह से माहौल काफ़ी ठंडा यखबख्ता हो गया था। तमाम मुसाफिर अंदर वेटिंग रूम में दबक कर बैठे थे। बच्चों को, फैमिलीज अपने अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बार बार उनकी जैकेट्स, उनके लिबास का ख्याल कर रही थी कि बच्चों को सर्दी न लग जाए। बड़े भी दबक कर बैठे हुए थे। एक मैं ही था जो उस वेटिंग रूम से निकल के, वो जो शेड सा बना हुआ था जहाँ पे बारिश के कतरे तो नहीं गिर पा रहे थे, लेकिन उस शेड के नीचे बनी हुई वो सीमेंट की जो बेंच थी, उस बेंच पे अपना बैग रखे, शाल ओढ़े मैं बैठा था। और सामने ट्रेन की वो पटड़ी, ट्रेन का वो ट्रैक मौजूद था जिसमें वो रिमझिम वो बादल बरसते, बूंदाबांदी, उस सारे मंजर को मैं देख रहा था। शाम नहीं, रात का मंजर था, क्योंकि दिन को ही बादलों ने
शाम का मंजर पेश कर दिया था। तो शाम जहां होती है वहां उन बादलों ने रात बना दी थी, और रात के उस चमकती बिजली को जो चमकती तो पूरे आसमान को, पूरी ज़मीन को रोशन कर देती। मैं उसको बैठा देख ही रहा था कि उस बारिश की टिप टिप में जहां अकेला मैं बैठा था, बाकी सर्दी से बचने के लिए अंदर कहीं थे, ट्रेन पता नहीं किस वक्त आना था, कि मेरी निगाह अपने राइट साइड पे गई। जैसे ही मैंने राइट साइड की तरफ देखा तो मेरी जगह कोई भी होता वहीं पे बेहोश हो जाता। हां, इस चेहरे को मैंने पहले भी देखा था। वो एक इंतहाई खौफनाक और इंतहाई भयानक चेहरा था जो एक इंसान के वजूद के साथ जुड़ा हुआ था। एक खड़ा हुआ सीधा इंसान, हाथ पांव टांगे पूरा वजूद, लेकिन जो सर की जगह थी उस जगह पे एक ऐसा भारी भरकम बड़ा सा सर था जो दूर से पहचाना जाता था ये किसी इंसान का नहीं, ये किसी गैर मरई मखलूक का सर है जिनको हम जिन कहते हैं। और उसी के पीछे से एक इंसानी ढांचा इस अंदाज में निकला जैसे वो उसके पीछे छुपा हुआ था। उस ढांचे का सिवाय सर के बाकी पूरा वजूद ढांचे का था, लेकिन सर एक इंतहाई हसीन और जमील औरत का था। और हैरत की बात यह थी वो जो सर था उसकी गर्दन भी मौजूद थी, गर्दन के ऊपर भी गोश्त मौजूद था, चेहरे पे भी गोश्त मौजूद था, आंखें थी, नाक था, कान थे, बाल मौजूद थे, खुले हुए बाल, लेकिन गर्दन से नीचे मुकम्मल एक हड्डियों का ढांचा। जैसे इंसान मर जाता है और कब्र के अंदर ढांचा बन जाता है, बिल्कुल वही ढांचा। उस ढांचे के कंधे के साथ ही एक गर्दन शुरू होती थी, इंसानी गर्दन, लेकिन ये गर्दन कटी हुई थी। उस औरत की कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा था। जैसे ही वो उस भयानक से जिन के पीछे से निकल के आगे की तरफ आई तो वहीं पे रुक गई। वो खड़ा भी मुझे अपनी लाल सुर्ख आंखों से देख रहा था, खौफनाक भयानक आंखों से, और उसके पीछे जो छुपी हुई थी वो भी निकल के सिर्फ पीछे निकली और मेरी तरफ देख के गुस्से से घूरना शुरू हो गई। और उसी लम्हे उसकी गर्दन से ऐसे खून का फुवारा उबल पड़ा कि पूरा उसका ढांचा जो सफेद हड्डियों का ढांचा था खून से नहा गया। ये मंजर मैंने अपनी राइट साइड पे देखा था। मेरी जगह पे कोई होता बेहोश हो जाता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते, वो चीख मार के भाग जाता। लेकिन मैंने उन दोनों को देखा, कुछ सेकंड उनको देखता रहा, जैसे मुझे पता था ये मेरा वहम नहीं है, मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, हकीकत में एक जिन को और उसके पीछे ढांचा नुमा एक औरत को देख रहा हूं जिसकी गर्दन कटी है, खून का फुवारा उबल रहा है, आंखें इतनी भयानक है कि उसी वक्त अंदर वेटिंग रूम से एक शख्स खांसता हुआ बाहर निकला। वो पता नहीं किस काम से बाहर आया था, लेकिन जैसे ही वो मेरे पीछे से जिस जगह पे मैं बैठा था उसी सिम से वो आ रहा था, जैसे ही उसकी उसी सिमत निगाह पड़ी जहां पे मैंने उस भयानक से जिन को और उसके पीछे उस सरकटी औरत को देखा था, शायद उसने भी उनको देख लिया था। एकदम उसके मुंह से चीख निकली, और जैसे ही उसके मुंह से चीख निकली मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो शदीद डरा हुआ था और उसका चेहरा उसी तरफ था। और दोबारा मैंने मुड़ के उसी तरफ देखा, अब वहां पे कुछ भी नहीं था। उसने मेरी तरफ इस अंदाज में देखा जैसे मेरी आंखों ही आंखों में मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हो, तुम यहां बैठे हो, तुमने देखा वो उधर क्या था? तो मेरा चेहरा बिल्कुल रिलैक्स था, मेरे चेहरे पे कोई खौफ नहीं था। उसने फिर से उस जगह की तरफ देखा, मेरी तरफ देखा, और मैं मुस्कुरा दिया जैसे उससे कह रहा हूं कुछ नहीं है। और वो डरता हुआ अंदर चला गया। दोबारा उसके अंदर हिम्मत ना हुई कि वो बाहर आ सकता। और मैंने अपना सर उस बेंच के पास इस तरह टिका दिया जैसे अब बैठने के अंदाज में इंसान बैठा होता है तो लेटने के से अंदाज में वजूद को थोड़ा सा नीचे खिसका के सर को बेंच से टिका लेता है। मैंने भी सर बेंच पे रख लिया था। आंखें मेरी खुली थीं। अभी तक मैं उस सामने टिप टिप करती बूंदाबांदी के कतरों को देख रहा था, बारिश के कतरों को देख रहा था, लेकिन इस लम्हे मैं अपने ऊपर बने हुए शेड को देख रहा था कि मेरे कानों में एक
आवाज आई, मोहसिन, आप मोहसिन है ना? मैं एकदम से चौंका, सीधा उठ के बैठा। ये एक लड़की की आवाज थी और उसने मेरा नाम पुकारा था। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो नकाब के अंदर एक लड़की खड़ी थी, इसकी आंखें नजर आ रही थी। बाकी जिस्म को उसने बुरके से, काला बुरका उसने पहन रखा था, चादर से उसने ढांप रखा था बुरके वाले अंदाज में, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। और जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा जिसने मेरा नाम मोहसिन बोला था, मैं हैरानगी से इस अंदाज में देख रहा था कि आपने मेरा नाम, आंखों ही आंखों में उसकी तरफ देख के मैं ऐसे चौंक गया कि ये कैसे मुझे जानती है। तो वो बोली, मैं जमीला हूं। जमीला? और उसने कहा, हां, खुदा बख्श की बेटी। और जैसे ही वो उसने जुमला कहा, मैं एकदम से उसी लम्हे 10 साल पीछे चला गया। उस एक जुमले ने जिसने कहा था, मैं जमीला हूं, खुदा बख्श की बेटी, मैं अपने 10-11 साल पीछे चला गया। वो सब कुछ मुझे याद आ गया और मैंने जमीले से कहा, आइए बैठिए। वो भी मेरे साथ आकर बैठ गई। और तब मुझे याद आया, कौन है ये जमीला? जो सब कुछ मुझे याद आ चुका था। रुकिए, आपको भी अपना माजी बताता जाऊं। कहानी में इतना तो आप सुन चुके हैं, मेरा नाम मोहसिन है। बचपन से ही बहुत शरारती था, शौक था, लेकिन कभी ऐसी मजाक ना, ऐसी शरारत नहीं की थी, ना ही मजाक किया था कि किसी की दिल आजारी हो। हंसने हंसाने वाला, शरारतें करने वाला मजाक करता। और वहीं किताबें पढ़ने का शौक था। अपने शहर की एक दुकान पे जाता, जो भी जेब खर्च मिलती वहां से किताबें खरीद कर ले आता। किताबें खरीदते खरीदते वहां पे छोटी छोटी कहानियां जो मिलती थी, बड़ा होता गया तो वहीं पे एक किताब मिली, अमलियात की किताब, जिसमें बहुत सारे अमलियात थे, जादू के तरीके थे। या मैंने भी ये किताबें बचपन में, एक स्टोर होता था वहां पे, बहुत सारी ढेर मिलती थी। मोहसिन कहते हो, मैंने किताब खरीद ली और जब उसको पढ़ा तो उसके अंदर कई ऐसे तरीके लिखे हुए थे कि आप जिन को काबू कर सकते हैं, जिन को देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और मेरे दिल में ख्याल आया, काश अगर मैं किसी जिन को काबू कर लूं, मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। मेरा जिन गुलाम होगा, जो मैं मुंह से लफ्ज, जो जुमला निकालूंगा वो उसी वक्त पूरा हो जाएगा। और मैंने वो छोटी छोटी सारी किताबें खरीदी। जो कुछ भी लिखा था मेरे जो बस में था, जो मैं कर सकता था। कुछ तो इतने मुश्किलात थे कि कब्रिस्तान में जाना है, जंगल में जाना है, एक टांग पे खड़े होकर करना है, रात के टाइम करना है, वो तो मेरे बस में नहीं था। लेकिन जो जो मैं पढ़ सकता था, कर सकता था, वो मैंने सारे कर लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा शौक जोर पकड़ता गया। इधर उधर से, जहां कहीं से कोई किताब मिलती, यहां तक कि एक बहुत बड़ी दुकान जहां पे पुराने रिसाले, पुरानी किताबें और पुरानी चीजें मिलती थी, मैं उसके पास गया और उससे फरमाइश की कि क्या कोई ऐसी किताब है जो पुरानी हो और अमलियात की हो। उसके पास कुछ किताबें पड़ी थी, मैंने वो उससे खरीद ली। उन किताबों को भी खंगाल मारा और एक चिल्ला एक ऐसा लिखा था जिसमें था कि अगर आप ये कर लें तो आपके इर्द गिर्द जितने भी जिन्नात होंगे आपको नजर आएंगे। मैंने उसको करने का फैसला किया। बाकी बहुत मुश्किल थे, वो मुझे लगता था कि शायद ये मैं कर पाऊंगा। उस किताब के और भी मैं कुछ कर चुका था, रिजल्ट नहीं मिला था। वो बहुत आसान वाले थे, तो मेरा दिल ये कहता था कि तुम आसान वाले तो कर लेते हो, जिस दिन मुश्किल चिल्ला करोगे उस दिन तुम्हारे काबू में जिन्न आएगा या तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। तो वो चिल्ला मुश्किल था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं 41 रातों में बैठ के ये चिल्ला ज़रूर करूँगा, मैं जिन्नात को देखने के काबिल हो जाऊँ। यूं वो मैंने चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात, दूसरी, 8वीं, 10वीं, 15, 20, 25, यहां तक के करते करते 41 रातें हो गईं। जो जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था वो मैंने सब कर डाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
मेरा तो किताबों से दिल ही उठ गया कि ये कैसी किताबें हैं। इतनी ज़बरदस्त महंगी किताब, पुरानी किताब, हाथ से लिखी हुई किताब ढूंढ के लाया हूँ। 41 दिन का चिल्ला बगैर गलती किए जिस तरह कहा गया था उसी तरीके कर लिया। एक दिन भी कुछ महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि 41वीं रात भी आ गई और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दिल के अंदर जिन्नात को देखने की, जिन्नात को गुलाम बनाने की वो ख्वाहिश अब भी बहुत थी। दोस्तों के साथ इस तरह की बातें करता रहता था, हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, देखना एक दिन जिन को काबू कर लूँगा, मुझे डर नहीं लगता। वो दोस्त छेड़ते, यार जिस दिन तूने जिन देख लिया तेरी जान निकल जाएगी। और मैं कहता, अरे आ तो जाए, किसी दिन सामने गर्दन से पकड़ लूँगा उसको, जान कहाँ से निकलेगी मेरी। मैं तो तलाश में हूँ किसी दिन मेरा और जिन का आमना सामना हो। वक्त इसी तरह गुजर रहा था, गपशप करते हुए, और मैं शरारतें, बातें, हंसना हंसाना सब इसी तरह था कि वहीं मुल्तान हमारे रिश्तेदार रहते थे, वहां उनसे हम मिलने के लिए गए। गर्मियों की छुट्टियां थी, यहां पे हम महीने के लिए गए थे। मेरे वहां पे कज़न थे, दोस्त थे, उन सब से हम मिले, बहुत हल्ला गुल्ला किया, शरारतें की। वहां पे भी वही जिन्नात की बातें और ऐसी बातें मैं करता रहता, और मुझे छेड़ते कि यार तू ऐसी बातें करता है, डर जाएगा। मैं कहता हूं आए तो सही जिन। उनके वहां पे आमों के बागात थे। अक्सर हम उन बागातों में जाते, खेलते, आम खाते। एक दिन मैं अपने उन्हीं कज़न के साथ उस बाग में ही था कि जहां पे आम के काफ़ी दरख्त लगे हुए थे, वहीं पे लीमू के दरख्त भी थे, लेमन, देसी लीमू बड़े बड़े। मैं ऐसे आमों को देखता हुआ इधर उधर फिरता हुआ, जब एक ऐसा कोना बनता था जहां पे कोई कम ही जाता था, वो घना कोना था। घना इस सेंस में वहां पे दरख्त भी बहुत ज्यादा थे, और जो रास्ता बना हुआ था वहां पे रास्ता भी खत्म हो जाता था, तो ऐसे मट्टी में से चल के जाना पड़ता था। बाग के उस हिस्से में पत्ते भी बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। मैं चलता चलता जब आगे गया तो तकरीबन ये छुपा हुआ ही हिस्सा था, दरख्तों के पीछे एक लीमू का दरख्त था। दूर से मैंने देखा उस लीमू के दरख्त के नीचे कोई है। मैं चलता हुआ करीब गया तो ये एक नौजवान था, लेकिन अजीब सा। उसकी शक्ल बिल्कुल इंसानों की तरह ही थी, लेकिन अजीब इस तरह, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी अजीब से अंदाज में। और मैंने उसे देखा, वो बैठा लीमू के नीचे, एक बड़े से लीमू के ऊपर हाथ में पकड़े, कुछ आंखें बंद करके बैठा, पढ़ रहा है। मैं चलता हुआ उसके करीब गया। अब मैं पत्तों के ऊपर पांव रख रहा था, एक शोर पैदा हो रहा था। कोई भी होता आंखें खोल देता, जाग जाता या मेरी तरफ देखता, वो आंखें बंद करके बैठा रहा। मैं जैसे उसके करीब गया तो मैं जोर से चिल्लाया, ओए कौन है तू, और हमारे बाग में बैठा क्या कर रहा है? उसने आंखें खोल दी, लेकिन उसके होंठ हिलते रहे। जब उसने आंखें खोली तब मुझे उसकी आंखों से डर सा लगा। उससे पहले डर नहीं लगा था। उसकी आंखों में खास चमक सी थी, एक खास कशिश सी थी। इंसानी आंखें थी लेकिन एक अजीब सी। कैसा पागल है, कैसी बुरी खौफनाक आंखों वाला लड़का है ये। क्या कर रहा है इधर तू? चोरी कर रहा है? तूने ये चोरी किया लीमू हमारे? उसके होंठ बुड़बुड़ाते रहे। मैं आवाज को तो ना सुन पाया, सिवाय इसके कि वो होंठ हिल रहे थे, कुछ वो मुसलसल बोले जा रहा था। मैंने उसको जितना कुछ भी कहा उसने कोई जवाब न दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया। उम्र में थोड़ा सा मुझसे बड़ा था और मुझे लगा कि मैंने अगर इसके साथ हाथापाई की या इसको पकड़ा तो हो सकता है ये मुझसे जरा सेहत में भी तगड़ा है, नुकसान ना पहुंचाए। मैंने कहा रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। आया बड़ा तू बदमाश जो जवाब तक भी नहीं दे रहा। मैं तेजी से भागने वाले अंदाज में चलता हुआ वापस गया। कजनों को आवाज़ दी, बोले हाँ क्या हुआ है? मैंने कहा उधर कोई बैठा हुआ है, लीमू चोरी कर रहा है। वो भी मेरे साथ आ गए। जब हम उस दरख्त के नीचे पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं था। वो मुझसे बोले किधर है? मैंने कहा यार अभी तो यहीं बैठा था। तो मेरा कज़न बोला भाई डर के भाग गया होगा, तूने उसको कहा होगा मैं बुला के लाता हूँ, तो कोई पागल है जो बैठेगा वहाँ पे, भाग गया होगा। हाँ ये बात सही है, ऐसे आते रहते हैं, कभी आम चोरी करने के लिए, ये लीमू चोरी कर रहा होगा। अब हम अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वहीं कोई 8-10 दिन 15 दिन, ये तो टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद दोबारा उस जगह मेरा आना हुआ। और फिर इसी तरह इधर उधर घूमते मैं उसी जगह पे चला गया
जिस जगह पे वो लड़का बैठा था। मैं जैसे ही वहां पे गया तो उसी लीमू के दरख्त के साथ एक इंतहाई खूबसूरत सा परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा हुआ मुझे नजर आया, बिल्कुल उसी लीमू के दरख्त के साथ। मैं उस परिंदे को तकता तकता उसके करीब जा रहा था कि मेरी निगाह पड़ी लीमू के दरख्त के बिल्कुल पीछे छुपे हुए अंदाज में एक लीमू धागे से जो बंधा हुआ है वो लटक रहा है, और उसी के साथ ही एक कपड़ा भी लटक रहा है, काले कलर का कपड़ा। मैं कहूं ये क्या है? मैं जैसे ही उसके करीब गया तो तब मुझे पता लगा कपड़े के अंदर भी एक लीमू है और उसके साथ भी एक लीमू लटक रहा है। मैंने जैसे ही उसके करीब गया उस कपड़े को हाथ में पकड़ा और जोर से खींच दिया, उसको डोरी से तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा वो लड़का बिल्कुल सामने आ गया, वही लड़का जिसको मैंने पहले देखा था। मैंने उस कपड़े को जल्दी से खोला, उसके अंदर एक लीमू था जो एक धागे से बंधा हुआ था। मैंने जेब से छुरी निकाली जिसके लिए हम मैंगो वगैरह खाते थे, काट काट के चाकू रखते थे छोटे से। तो मुझसे बोला रुक जाओ रुक जाओ। मैं कहा क्यों रुक जाऊं? तू वही है ना, मैंने तुझे पहचान लिया। उस दिन तू बड़ा बदमाशी कर रहा था, मैं तुझसे बात कर रहा था, तू जवाब भी नहीं दे रहा था, और जब मेरे कज़न लोग आए थे तू भाग गया था। अच्छा, तू अब भी यहां मौजूद है? तो बोला रुक जाओ, इसको छोड़ दो, इसको वापस जगह पे रख दो। मैंने कहा क्यों? ये हमारे लीमू हैं। तू जादू कर रहा है यहां पे बैठा? ये क्या है? ये कपड़ा क्या है? ये इसके अंदर तूने बांधा हुआ, ये क्या कर रहा है? ड्रामेबाज, तू यहां पे बैठ के इस तरह के उल्टे सीधे जादू कर रहा है और मुझे मना कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे। रुक, मैं अभी अपने कजन को बुलाता हूं, रुक। और इतनी देर में मैंने लीमू को खोल लिया। चाकू मैंने हाथ में पकड़ ली थी और मेरा इरादा था उस लीमू को काटने का। मैंने पहले उसकी डोरियों को काट दिया, और जैसे ही डोरियों को काटा वो जोर से चीखा कि मत काटो इसे, मत काटो, तुम्हें वास्ता देता हूं, मत काटो। और जैसे ही उसने मुझे 2-3 दफा जज्बाती होकर वास्ता दिया, उसने फिर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो जो पढ़ रहा था वो अजीब व गरीब लफ्ज थे, मुझे समझ ना आ सके वो क्या पढ़ रहे हैं। मेरे कानों तक आ रहे थे, वो ऊंचा पढ़ रहा था लेकिन अजीब सा था। मैंने कहा पता नहीं ये क्या जादू कर रहा है, ये क्या नुकसान पहुंचा दे, ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा है। मैंने डरने के बजाय फौरी तौर पर जो चाकू था उस लीमू के ऊपर रखा और उसको जोर से दबा दिया। चाकू की नोक लीमू के अंदर चली गई और यूं मैंने लीमू को काटना शुरू कर दिया। लीमू को मैंने क्या काटा कि मेरे हाथ के ऊपर एक खून का फुआरा उबल पड़ा। उस लीमू के अंदर से बेइंतहा खून निकल आया, और जैसे ही मैंने देखा लीमू के अंदर से खून निकल रहा है, मेरा चाकू, मेरे हाथ खून से भर गए। पहले तो मैं डरा मेरा हाथ कट गया है। मैंने हाथ पे देखा कोई जख्म नहीं है, तो फिर देखा वो तो जख्म, वो तो इतना ज्यादा जो निकला था कि लीमू में से चंद कतरे निकलते, थोड़ा सा निकलता, वो तो इस तरह निकला था जैसे बहुत ज्यादा हो, मेरे हाथ भर गए थे। और तब जल्दी से मैंने लीमू जमीन पे फेंक दिया, और जैसे ही मैंने उसको काटा था उसके मुंह से एक चीख निकली और मुझसे बोला तूने क्या कर दिया है, और वो रोना शुरू कर दिया। और मैंने भी लीमू जल्दी से फेंक दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो बोला तूने अच्छा नहीं किया, मैंने तुझे रोका था, तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और रोता हुआ नीचे लीमू के ऊपर इस तरह गिर गया जैसे धाड़े मार कर रोना शुरू हो गया। मैं जल्दी से भागता हुआ गया वहाँ बाग के अंदर जो पानी बह रहा था, मैंने उस पानी से हाथ साफ किया और कज़न लोगों के पास गया। मुझे कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा यार वो लड़का अभी फिर उधर आ गया है और फिर वो कोई लीमू तोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है? वो फिर मेरे साथ भागते हुए आए। वहाँ पे जाके हमने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने उनसे वो खून वाली बात, लीमू वाली बात कुछ भी उनको ना बताया। कोई नहीं था। हम लोग फिर इधर उधर घूमते रहे और उसके बाद हम घर चले गए। जितने दिन हमने वहाँ पे रहना था हम वहाँ पे रहे। वापसी का प्रोग्राम बना और हम अपने घर आ गए। रहीम यार खान, कुछ दिनों के बाद पता लगा मेरी साली की शादी हो रही है, शकीला की। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि अब हम उस शादी वाले घर में जाने वाले थे, क्योंकि शकीला जिसकी शादी हो रही थी उसकी छोटी बहन जमीला मेरी मंगेतर थी। मंगनी नहीं हुई थी लेकिन उसी से ही मेरी मंगनी हुई थी। वालिदैन ने आपस में बात तय कर रखी थी क्योंकि वो चचा
खुदा बख्श की बेटी थी, बड़ी बेटी शकीला, दूसरी जमीला। और मेरी माँ ने जमीला के लिए मेरा रिश्ता मांगा था जो हाँ हो चुका था, हमारी मंगनी होने वाली थी। मैं खुशी खुशी तैयार हुआ और हम लोग शादी वाले घर में पहुंच गए। शादी के हम करीब तरीन मेहमान थे। शहर से गए थे, एक देहात था, छोटा सा गांव था, सरसब्ज गांव। वहां पे उन लोगों ने हमारी बहुत आओ भगत की। यूं समझिए हम शादी से तकरीबन कोई एक हफ्ता ही पहले पहुंच गए थे। खास मेहमानों को पहले पहुंचना होता था। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। जमीला एक दो दफ़ा मेरे सामने आई, देख के मुझे मुस्कुराई, और मैं भी जब जमीला को देखता था खुशी से मेरा ठिकाना कोई नहीं होता था, क्योंकि मैं जमीला को बहुत पसंद करता था और जमीला भी मुझे पसंद करती थी। और हम जानते थे कि हमारी शादी होनी है, हमारी मंगनी होनी है, तो हम एक दूसरे से बात भी करते थे, एक दूसरे के आमने सामने भी आते थे। पहला दिन इधर उधर मिलते, इधर उधर सब ने इज्जत दी, कभी किसके घर जा रहे हैं वो इज्जत दे रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं सब बेइंतहा इज्जत दे रहे हैं। रात खैरियत से गुजर गई। मेरा कई दफ़ा टकराव हुआ जमीला से, आंखें एक दूसरे से चार हुई और हम दोनों ही एक दूसरे को देख के शर्मा जाते, मुस्कुरा पड़ते। शादियों का उस वक्त का यही तो सबसे खूबसूरत मंजर होता कि आप अपनी होने वाली बीवी को, जिसके आप सपने देखते हों, जो खूबसूरत हो, आप देखें और अब मुस्कुरा पड़े, और आपको भी छुप छुप के देखे और मुस्कुरा पड़े। और शादियों में उम्र क्या होता था, लड़कियां जान के, जो आपकी मंगेतर हैं, जान के आपके सामने इस तरह आती हैं कि जल्दी जल्दी तेज़ी से गुजर जाती है आपको देखते हुए, और आपकी निगाह पड़ती तो सामने खिड़की से वो छुप के देख रही होती। आप भी खिड़की की तरफ देखते तो वो मुस्कुराती हुई खिड़की को बंद कर देती। ये जो ताक झांक का मज़ा आता था उस वक्त का, अब तो डायरेक्ट मोबाइल हैं, डायरेक्ट बात हो जाती है। उस वक्त तो कोई मोबाइल नहीं थी। यही ताक झांक की होती थी कि लड़का दीवाना वार अपनी उस महबूबा को, जो उसकी बीवी बनने वाली होती थी, वो ढूंढता रहता था, और उसको पता चलता था वो ऑलरेडी कहीं से छुप के उसको बैठी देख रही है या खड़ी देख रही है। और जैसे उसकी निगाह पड़ती उस लड़की पे, तो वो लड़की इस तरह मुस्कुराती, अच्छा मुझे ही ढूंढ रहे थे, देखो मैं उससे पहले ही तुम्हें देख रही थी, और वो छुप जाती। वो लड़का शर्मिंदा सा हो जाता कि उसको पहले से पता था मैं उसको ढूंढ रहा था। ये दूसरा दिन था। मैं कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, चाची, खुदाबख्श की बीवी, मेरी चाची, मेरी यानी होने वाली सास, और मेरी कुछ और घर के लोग इस अंदाज में बैठे जैसे इंतहाई परेशान हूं। और उस वक्त मेरे कानों ने जो बात सुनी, अम्मी कह रही थी ये कैसे हो सकता है। और तब मुझे बात का पता लगा, जिस शादी में हम शिरकत कर रहे हैं, जो मेरी साली जिसका नाम शकीला है, उसका सोने के जो जेवरात बनाए गए थे वो कल रात को चोरी हो गए हैं। अब सारे सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये शादी सर पे है, अब हफ्ते के अंदर 6 दिन के अंदर शादी है और जेवरात चोरी हो गए हैं। शादी कैसे होगी, इतनी जल्दी जेवरात भी नहीं बन सकते थे, और वैसे भी जेवरात जो बनाए गए थे बहुत महंगे थे। तो मैं एकदम से बोला, चाची अगर मैं आपको बता दूं चोर कौन है तो। मेरी माँ ने भी चौंक के मेरी तरफ ऐसे देखा कि ये इसको क्या हो गया, लेकिन माँ जानती थी ये किताबें शिताबें पढ़ता रहता है, मना भी करती रहती थी किन चक्करों में पड़ गया, ये क्या करता रहता है, और सबको मेरा इस तरह पता था। मेरी माँ कहती है तू चुप कर, तुझे क्या पता। मैंने कहा माँ मैं बता सकता हूँ। चाची बोली क्या बता सकता है तू। मैंने कहा मुझे ये बताइए घर में कल कौन कौन लोग थे। मैं अगर आपको उसमें से नाम लेकर शक्ल देकर बता दूं कौन चोर है तो। पता नहीं मेरे अंदर की हिम्मत कहां से आई थी। ये सच है, मैं कोई आमिल नहीं था, कुछ भी नहीं बता सकता था। एक चिल्ला किया था, उसमें भी 0 रिजल्ट मिला था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही थी। इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोले जा रहा था। ये हिम्मत, ये हौसला कहां से आया था, ये लफ्ज़ कहां से आए थे मेरे पास, मुझे नहीं पता। मैं बोलता गया। चाची को जैसे डूबते को तिनके का सहारा, जो बिल्कुल मायूस ना उम्मीद हो गई थी, जिसको 1% भी चांस नहीं था जेवरात के मिलने के। गांव में जब चोरियां होती थी कहां मिलती थी, पुलिस आ भी जाए तफ्तीश होती रहती थी, मिलता कुछ भी नहीं था। तो जब उसको किसी ने ये कह दिया मैं ढूंढ के दे सकता हूं, तो डूबते को तिनके का सहारा वो बोली हाँ हाँ बेटा। माँ मेरी इस बात को तो सीरियस लेने को तैयार न थी। चाची ने सीरियस इसलिए ले ली, भाई चलो करके देखने में क्या मसला है, अगर बता सकता है। उसने कहा फलां 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 लोग थे। मैंने कहा चाची उनको बुलाओ, सबको इकट्ठा करो, जो जो लोग थे, बाकियों को नहीं। चाची उठी और उनको बुलाने चली गई। मेरी अम्मा बोली क्या हो गया तुझे मोहसिन, तेरा दिमाग ठीक है?
तू कैसे बताएगा, तू कैसे जानता है? मैंने कहा अम्मा एक मिनट रुक तो जा, अगर मैं बता दूं तो तेरा मसला हल हो जाएगा ना, नहीं बता सका तो कुछ नहीं होगा। अम्मा चुप कर गई कि हाँ बात तो ठीक है, नहीं बता सका तो क्या होगा। थोड़ी के बाद कुछ लोग सामने बैठ गए। खाला बता रही है ये फलां है, इसका नाम ये है, जिनको मैं जानता भी था, खाला फिर भी चाची बताई जा रही है। ये बताती, एक औरत का जैसी चाची ने नाम लिया और ये मेरी रिश्तेदार है, ये है। उसी का नाम लेके मैंने कहा जेवर वापस कर। वो औरत यूं चौंकी कि जैसे पागल हो गया, कह रही क्या हो गया है? मैंने कहा मैं तुझे कह रहा हूं अभी अभी जेवर वापस कर। तू शायद जानते नहीं, मेरी मां जानती है, एक जिन मेरे ताबे हो चुका है और वो मुझे सब कुछ बता देता होता है। मैंने ऐसे नहीं कहा सबको बिठाओ मेरे सामने, उस जिन ने मुझे कहा है और उसने मुझे गारंटी से कह दिया है कि वो तू है। और तू भी जान गई है कि इतने लोगों में मैंने तेरा नाम क्यों लिया है, क्योंकि तू चोर है। तो इससे अंदाज़ा लगा ले, मेरा जिन मुझे अगर ये बता सकता है कि वो तू है तो अगला कदम करके दिखाऊं, यहीं बैठे बैठे तुझे तड़पा के दिखाऊं। गांव की एक ऐसी औरत जिसने चोरी की थी, जब उसने ये देखा कोई इतने कॉन्फिडेंस से 5-10 लोगों में मेरा ही नाम ले रहा है और कह रहा है उसके जिम्मे जिन ताबे है, तो उसके लिए डरने के लिए तो ये कमाल बात थी। किसी और का लेता, कोई तुक्का मारता, उसने डायरेक्ट नाम ही उसी का लिया था जो चोर थी। वो डर सी गई और यूं कांपने लग गई और हाथ यूं यूं करने, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बाकी यूं जो अभी तक मुझे देख रहे थे कि क्या पागलपन है, ये क्या किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो भी एकदम हैरान हो गए कि वो डर रही है, मुझे माफ़ कर दो। मैं बोला माफ़ उसी वक्त करूँगा जब ज़ेवरात ला के देगी। मुझे गुस्सा आ गया था, मेरा लहजा सख्त हो गया था, मेरी अम्मा भी परेशान हो गई थी, ये शरारती सा लड़का ये क्या कर रहा है। वो बोली मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा रुक, नहीं तो मैं अभी तेरे साथ ऐसा करता हूँ, अभी यहाँ तुम्हें बीमार कर दूंगा। वो डर गई, कहती है नहीं नहीं मुझे कुछ ना करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं जेवर ला के देती हूँ। अब कम से कम सबको कन्फर्म हो गया कि जेवर इसके पास है। अब वो अकेली तो नहीं थी, उसके साथ 5-6 लोगों को और भी बुलाया गया था जो ये देख चुके थे कि मैंने जेवर का उसका नाम लिया है और वो मान गई है। और चाची उसके साथ गई जहां उसने जेवर छुपाया था। जेवर वापस आ गए। वो जेवर वापस ना आए, मैं आमिल बन गया। उस कमरे में बैठी हुई जितनी भी औरतें थीं उन्होंने देख लिया था कि मैंने कैसे एक जिन का जिक्र किया और मैं आमिल बन गया हूं। वहीं पे जब सारे घर वाले खुश थे, अम्मा भी चुप थी कि जैसे वो कह रही हो वापस चलो तुमसे पूछती हूं कि ये क्या है। वहीं पे एक औरत शाम को मेरे पास आई और मुझसे बोली बेटा आप तो इल्म वाले हो, अल्लाह ने आपको इल्म दे रखा है, आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे मसले बहुत आ रहे हैं और मेरे साथ ये हो रहा है, उसका क्या हल है। उससे पहले ही मैं ये नहीं समझ सका था कि गांव की औरतें भी मेरे पास आएंगी, मैं उससे पहले ही मैं तैयारी कोई नहीं कर सका था। जैसी वो औरत आई तो मैंने उसे कहा आसी परेशान ना हो, कल मेरे पास इसी वक्त आई। जब वो चली गई तो रात को मैं परेशान था कि मासी को क्या कहूं। मेरे शैतानी दिमाग ने एक आइडिया बनाया। यस, वो लीमू जो मैंने काटा था उसमें से खून निकला था, तो मैं भी खाला को एक लीमू क्यों ना दूं जिसको वो काटे तो उस मासी के काटते ही उस लीमू में से खून निकलेगा। और मैं अपने कज़न के साथ चुप करके मार्केट गया और वहाँ से लाल स्याही और सुरिंज ले आया, टीका जो होता है इंजेक्शन लगाने वाला। लीमू लिया मैंने, उसमें सुरिंज के ज़रिए इंजेक्शन के ज़रिए लाल स्याही भर दी। जब वो मासी आई तो मैंने उसे लीमू दिया। मैंने कहा मासी इसको हाथ में पकड़ के बैठ, मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ तेरे ऊपर जादू है या क्या है। अगर तेरे ऊपर जादू हुआ तो सारे जादू का असर इस लीमू में आ जाएगा और अगर कुछ ना हुआ तो तू बिल्कुल क्लियर होगी। मैं पढ़ता रहा और उसके बाद जब मैंने कहा मुट्ठी खोलो और काटो इसको अपने हाथ से, एक बिल्कुल साबित जिसमें कोई कट नहीं, कोई निशान नहीं। सुरेंज का निशान कहाँ पता लगता है। उस मासी ने जैसे ही उस लीमू को काटा उसमें से तो खून ही खून निकल आया। वो तो लाल स्याही थी जो मैंने डाली थी। वो एकदम से डर गई, इसमें खून है। मैंने कहा घबराओ मत, तुम्हारा तोड़ हो चुका। ये यही खून था, उन्हीं जादू का असर था, सब कुछ था जिसको मैं इस लीमू में ले आया हूँ और मैंने तुम्हारा तोड़ कर दिया। जाओ, आज से तुम्हारा जादू ख़त्म कर दिया मैंने। जो मैंने टाइम मांगा था तुमसे कल का, वो मैंने पढ़ाई की थी। मैं रोज़ रात को पढ़ाई करता हूँ और अगले दिन मैं ताबीर ये करता हूँ तो जादू ख़त्म कर देता हूँ। मासी ने कहा कोई हदिया, कोई पैसे। मैंने कहा नहीं, मैं
अल्लाह के नाम पे करता हूँ, मैं पैसे वगैरह नहीं लेता, मैं तो शुगल कर रहा था। मासी चली गई, मासी क्या गई, उसने तो जाके तारीफों के पुल बांध दिए, मेरे बारे में बताना शुरू कर दिया। और वो तारीफों के पुल क्या थे, अब औरतें मेरे पास आना शुरू हो गई। और जब औरतें आती, मैं अपना पहले ही तैयारी कर चुका था, लीमू के अंदर मैं स्याही भर चुका होता, उनको यही बिठाता और लीमू कटवाता और उनको कहता, वो कहती तोड़ हो गई। यूँ शुगल में फन में मैं एक औरतों की नज़रों में, लेकिन उनको ये कह रहा था किसी को ज़्यादा बताना नहीं है, अगर तुम ज़्यादा किसी को बताओगी, मेरे घर वाले इस चीज़ को पसंद नहीं करते मैं ये काम करूं, तो मैं फिर काम नहीं करूंगा। तो वो मेरे घर वालों से छुप के इधर उधर औरतें आपस में बता के मुझे बाहर बुला के मुझसे ये काम करा रही थी। लेकिन फिर भी ये खबर मेरी साली शकीला तक पहुँच गई और उसने मुझे एक दिन कहा, मोहसिन भाई बहुत बड़े पीर बन गए हैं आप, तो लोगों के इलाज कर रहे हैं, लोगों का तोड़ करके दे रहे हैं, और जो जेवरात है वो भी आपने वापस ला के दिए हैं किसी जिन के ज़रिए। क्या बात है भाई, अब तो हम भी आपके वो हो गए हैं, मुरीद हो गए हैं, आप तो एक बहुत पहुंची हुई हस्ती हो गए हो। मेरा इस तरह मजाक करती रही। उसी शाम मेरी और मेरी होने वाली मंगेतर जमीला का आमना सामना हुआ। जैसे ही जमीला मेरे सामने आई, उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह मुझ पे पड़ी तो एकदम से उसका चेहरा, मुस्कुराता चेहरा एकदम से सीरियस हो गया और एकदम से उसने मुंह फेर लिया और ऐसे चली गई जैसे मेरा सामना ना करना चाह रही हो। मैं हैरान हुआ, इसको क्या हुआ है। अब शादी का फंक्शन था, उसमें मैं पीर भी बना हुआ था, लेकिन जमीला से जब जब मेरा आमना सामना हो, वो मुझे देखे तो उसकी आंखों में मोहब्बत की बजाय एक अजीब सा खौफ सा, नफरत सा नजर आए मुझे। नफरत तो नहीं कहना चाहिए, खौफ सा कहना चाहिए। ये एक अजीब सा स्पॉट सा चेहरा मुझे देखे देखते ही उसके पता नहीं क्या हो जाए और वो चली जाए वहां से। शादी खत्म हुई, मैंने जमीला से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वो मेरे सामने ही ना आ सकी कि क्या हुआ है जमीला, तो मुझे देख नहीं रही, इस बार तुमने मुझसे बात नहीं की थी, इतने दिन हम रहे हैं, पहले तो कोशिश करती थी, मिलती थी, सामने आती थी, तो मुझे देखते ही इधर उधर चली जाती हो। लेकिन शादी पे उसकी मेरी वाकई कोई बात ना हो सकी, क्योंकि मैं तो एक लिमिट तक ही रह सकता था। लड़की नहीं इधर उधर देख के मिलना होता था एक रिवायात के हिसाब से, क्योंकि घर वाले भी ना देखें, उसको ज़्यादा पता होता है। वो सामने ही नहीं आ रही थी। यूं शादी ख़त्म हुई, हम लोग वापस आ गए। घर आके अम्मी ने पूछा, ये क्या किया है तूने, कैसे बताया। अम्मी, मैंने कहा पता नहीं, मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, आप जानती तो मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ, अंदर से आवाज़ आई। और अम्मी सच्ची बात ये, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरा अंदर से आवाज़ आ रही थी, मैं पकड़ लूँगा, और आवाज़ आई और मैंने पकड़ लिया है। बाकी कोई जिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ है। कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने गुजर गए, फिर से 2-3 महीनों के बाद चाचा के घर जाना होता था, तैयारी हुई और हम लोग फिर से चले गए। हम 2 दिन के लिए गए थे। 2 दिनों में जमीला मेरे सामने ही नहीं आई। एक दफ़ा उसका मेरा आमना सामना हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे गुस्से से देखा, एक अजीब सी निगाहों से देखा, जिसकी निगाहों की मैं ताब ही ना ला सका। इसको हुआ क्या है, मुझे देखा और वो अंदर चली गई। दूसरे दिन मैंने कोशिश की घर में इधर उधर देख के कि उसके कमरे तक जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, और मुझे वो कमरे के अंदर लेटी हुई नजर आई। मैं उसके करीब जाने लगा कि उससे बात कर सकूं, तो वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से, कि मैं कमरे में ना आ सकूं, चलती हुई बाहर चली गई उस जगह पे जहां पे अम्मी लोग बैठे हुए थे। और वो जानती थी जब मैं उधर चली जाएगी मैं उससे बात नहीं कर सकूंगा। वो जान के उठ के चली गई थी। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। क्या हुआ है, मैं इससे पूछूं तो सही, नाराज किस बात पे हो। अच्छा, शायद लगता है मेरी साली ने तो मजाक में बात कर दी थी कि मैं अमलियात कर रहा हूं और मैं पीर बना हूं। लगता है इसको पीर वाली बात बुरी लग गई है। चलो मैं इससे माफ़ी मांगता हूं भाई। लेकिन उस दिन 2 दिन के लिए हम आए थे, वो तो माफ़ी ना मांग सकी। मैं इंतज़ार में रहा। फिर हम कुछ महीनों के बाद गए और इस कोशिश में था कि उससे माफ़ी मांग सको। भाई तो मेरे सामने ही नहीं आ रही, तुम्हारा रवैया बदल चुका है, तो मुझे देख के मुस्कुराती थी, अब तो मुझे देख के गुस्से में आ जाती हो, चली जाती हो। क्या है, अगर मेरी अमलियात वाली बात बुरी लगी है तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कभी अमलियात नहीं करूँगा, कभी ये कुछ नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करो। वो 3 दिन भी ऐसे कि उसका मेरा आमना सामना ही ना हो सका, बल्कि मैं पूछता कहाँ है, वो कहते पता नहीं यहीं है, लेकिन उससे मेरी कोई बात ना हो सकी। एक और चक्कर भी उसके बाद लगा, लेकिन क्या होता, पता लगता जी वो बीमार है।
वो ठीक नहीं है। मैं जब भी जाता उसका मूड ऑफ हो जाता, वो बीमार हो जाती, वो कमरे में बंद हो जाती, दरवाज़ा बंद कर लेती। यहाँ तक कि सुनने को आया उसको सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, वो कह रही है मैं सोना चाह रही हूँ, और सो गई है। मैं जब 4-5 दफ़ा मुझे महसूस हुआ, उस दौरान साली भी हमारे घर, साली भी वापस अपने घर आई हुई थी, तो मैंने उससे भी बात की थी कि क्या हुआ है। तो उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं। मैंने कहा मुझसे बोलती नहीं है, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। कह रही है नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने भी इस तरह का कहा कि नहीं सब ठीक है। तो मैं चुप कर गया। अब 4-5 दफ़ा हो चुका था, मैं जो माफ़ी मांगना चाहता था, बात करना चाह रहा था, मौका ही ना मिला। जब भी हम लोग जाते थे वो सामने ही नहीं आती थी, कोई ना कोई बहाना कर लेती, इधर चली जाती, बुखार का, बीमारी का, हमसायों के घर चली जाती। एक दफ़ा ऐसा हुआ, कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज जाना उन दिनों में एक फंक्शन था, बहुत ज़रूरी था। तो मुझे घर वालों ने कहा चलो, मैंने कहा नहीं आज फंक्शन है कॉलेज में, वो जाना ज़रूरी है, तो आज मैं नहीं जा सकूँगा। मेरा भाई और फैमिली, बहन भाई और फैमिली चले गए। जब वो 2 दिन बाद वापस आए तो मैंने पूछा कैसा रहा। कहते हैं बहुत अच्छा। मैंने जमीला के बारे में पूछा, कह रहा है हम जैसे ही गए वो कॉलेज की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने कॉलेज से छुट्टी कर दी हमारे लिए कि आप लोग आए हैं तो मैं कॉलेज की छुट्टी ले रही हूँ। तो उसने छुट्टी ले ली और वो हमारे साथ रही है सारा दिन, खुश रही है, बिल्कुल तबीयत ठीक, और अम्मी अब्बू के साथ सबके साथ बहुत ज़बरदस्त रही है। मैं हैरान, इनके लिए वो छुट्टी कर रही है, इनके साथ हंसी खलती मुसलसल टाइम इनके साथ गुजारा है। मैं जब जाता हूँ वो सामने तक भी नहीं आती। क्योंकि एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था, अम्मी लोगों के साथ बैठी थी, मैं अम्मी लोगों के करीब गया तो उठ के चली गई। एक लड़की उठ के चली जाए, किसी को क्या महसूस होना था, मैं तो महसूस कर रहा था कि मैं गया ही हूं, तो वो उठ के चली गई है। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मुझसे कतरा रही है। अब वो दिन आ पहुंचे जब अम्मी लोगों ने कहा अब रिश्ता लेने के लिए जाना है, मोहसिन और जमीला की मंगनी की जा सके। अब मैं भी खुश था कि जितनी भी खफा हुई, चलो अब हमारी मंगनी हो जाएगी, मैं उससे माफ़ी मांग सकूंगा कि मेरी अमलियात वाली बात पे उसको बुरा लगा है, मैं कभी अमलियात नहीं कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। हम लोग वहाँ पहुँचे, मैंने अपनी साली से कहा उससे पूछो मुझसे खफा है, मंगनी की बात हो रही है, अम्मी मंगनी की बात करने आई हैं, उससे पूछो तो सही क्या हुआ है, मेरे सामने आके बात तो करे। तो मेरी साली ने आके कहा मोहसिन भाई उसने मंगनी से इनकार कर दिया है। जमीला कहती है हम दोनों की जिंदगी के लिए यही बेहतर है कि यह मंगनी ना हो, इसलिए वो मंगनी नहीं करना चाहती। मैं हक्का बक्का रह गया, नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि वो मंगनी ही नहीं करना चाहती थी। अम्मी लोगों के साथ क्या बात हुई, मैं तो इतना दुखी हुआ कि कुछ समझ ही ना आई। लेकिन मेरे दिल में शायद पहले ही कुछ इस तरह का हो चुका था कि उसका रवैया इतना बदल गया था कि अब मैं भी उस घर में जाते हुए उतना खुश नहीं होता था। उसके रवैये को याद करता था तो मैं कहता था मैंने नहीं जाना, वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। और जब उसने मंगनी से भी इनकार कर दिया तो उसके बाद ऐसा दिल टूटा कि मैंने भी जमीला की तरफ नहीं देखा। लेकिन वापस आते ही, ये तकरीबन मंगनी ख़त्म होने की बात के तकरीबन तीसरा या चौथा दिन गुजरा था, मैं रात को सोया हुआ था कि मैंने आधी रात को एक ख्वाब देखा जो इंतहाई खौफनाक ख्वाब था। मैंने देखा एक इंसान जिसका चेहरा बहुत बड़ा है, खौफनाक सा है, उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, उसके कान काफ़ी बड़े बड़े हैं, बाकी पूरा हुलिया इंसान की तरह है, लेकिन वो नज़र आता है इंसान नहीं, एक भयानक सा इंसान है, एक खौफनाक सा इंसान है। उसका सर एक आम इंसान से काफ़ी बड़ा है। तभी मैंने देखा उसके पीछे से एक औरत ने सर निकाला जो उसके पीछे खड़ी हुई थी, इंतहाई खूबसूरत औरत जिसकी आंखें लाल सुर्ख थी, बाल खुले हुए थे, उसके कान भी उसी मर्द की तरह थे। लेकिन जैसे उसने अपनी गर्दन को बाहर निकाला और उसके बाद जैसे ही उसका वजूद बाहर निकला तो उसकी गर्दन कट कर नीचे गिर पड़ी, क्योंकि उसका नीचे वाला वजूद हड्डियों का ढांचा था, उस पर कोई भी जिस्म, गोश्त, स्किन मौजूद नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं। यानी गर्दन और गर्दन से ऊपर चेहरा, उस पर गोश्त मौजूद था, पूरा एक इंसान का चेहरा था, गर्दन से नीचे सिर्फ हड्डियों का ढांचा, जैसे मुर्दा हड्डियों का ढांचा कब्र में पड़ा होता है, और उसकी गर्दन नीचे गिर पड़ी। यह ऐसा भयानक ख्वाब था जिसको देख के मैं एकदम डर गया और चीख मार के उठ बैठा। अम्मी भी जाग गई, कहती हैं क्या हुआ है। मैंने कहा अम्मी शायद मैंने ख्वाब देखा है। कहती हैं उल्टे सीधे काम करो ना, किताबें पढ़ो, इस तरह करो,
और वैसे भी जमीला ने मंगनी से इनकार किया है ना, तो बेटा ऐसे मौक़े पे इंसान अफसुर्दा हो जाता है। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी उससे भी अच्छी जगह पे शादी करूँगी, घबराओ मत। माँ ने एक बेटे को दिलासा देने के लिए कि खौफ, अफसुर्दगी, इस वजह से उसको ऐसा ख्वाब आया है, माँ ने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब हर थोड़े दिनों के बाद वही एक ख्वाब मुझे नजर आता, सिवाय इसके कि वो इंसान और उसके पीछे वो औरत जिसकी गर्दन कटी हुई थी, जिसके अंदर से खून निकलता था, और इस अंदाज में मुझे दूसरी दफ़ा नजर आया कि वो उसके सामने से निकल के छुपी हुई उसके पीछे से निकल के सामने खड़ी हो गई और उसकी गर्दन जैसे कट गई हो और कटी हुई गर्दन से खून निकलना शुरू हुआ और पूरा खून उसके सफ़ेद हड्डियों के ढांचे पे फैल गया। यकीनन मेरे लिए खौफनाक ख्वाब था, मैं देखकर डर गया। अब सिर्फ ख्वाब बदलता क्या था, लोकेशन बदल जाती थी, लेकिन यही दो चेहरे होते थे, वो शख्स और वो औरत कटे हुई गर्दन वाली मेरे सामने आते, कभी छत के ऊपर, कभी कमरे के अंदर, कभी बाहर, कभी मैं रास्ते में आ रहा होता तो मेरे रास्ते में खड़े होते। मैं ऐसे ही ख्वाब देखता रहा। ये ख्वाब मैंने अम्मी को कई देखने के बाद अम्मी को बता दिया, अम्मी मैं इस तरह का ख्वाब देखता हूं। वो बोली पढ़ के सो जाया करो। मैंने पढ़ के सोना शुरू कर दिया। जब मैं पढ़ के सोता तो मुझे ख्वाब ना आता, और जिस दिन भी मैं पढ़ के सोना भूल जाता मुझे ख्वाब आ जाता, और अक्सर अब मुझे ख्वाब ना आता। लेकिन एक दिन शाम के टाइम मैं अपने घर से दूर वीराने की तरफ दोस्तों के साथ गया हुआ था। दोस्त किसी काम से खड़ा बात कर रहा था, तो मैं चलता चलता आगे चला गया, और तब मैंने वहाँ पे काफ़ी दरख्त लगे हुए थे। दरख्तों के शाम का टाइम था, तकरीबन रात तो नहीं हुई थी, गुप अंधेरा फैलने वाला था, यानी अभी अंधेरा फैल रहा था। सूरज तो जा चुका था, लेकिन एक टाइम होता है 30-20 मिनट होते हैं, सूरज जा भी चुका होता है, अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा होता है, ये वो टाइम था। तो मुझे दूर से ही ये मंजर क्लियर नजर आ गया, दरख्त के पीछे से वो शख्स बाहर निकला, और उसी तरह वो औरत उसके बाहर निकली थी जिसको मैंने आज तक ख्वाब में देखा था, वो हकीकत में दरख्त के सामने से निकल के आके खड़े हो गए। और मैं लरज़ गया, मैं कांप गया कि वो तो ख्वाब की हद तक था, लेकिन मैंने हकीकत में देख लिया था। मैं डर सा गया। माँ ने जो तस्बीह मुझे कही थी, जल्दी से वो मैंने तस्बीह पढ़ी, और जैसे ही मैंने वो तस्बीह पढ़ी, आयात पढ़ी, दोनों दरख्त के पीछे गए और गायब हो गए। मैं डरा, जल्दी से मुड़ा, दोस्त के पास गया। दोस्त ने भी देख लिया, कहते क्या हुआ है, कुछ देख लिया है, डर गया है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहा है यार कुछ नहीं होता। उसने मुझे हौसला दिया। मजाक वो मेरा उड़ाते थे कि मैं जिन्नों की बातें करता हूँ, देखा ना मैं डर गया हूँ। और फिर वो सिलसिला पहली दफ़ा नहीं था, वो जिसको मैं ख्वाब में देखता था, अब सिलसिला ख्वाब से ख़त्म हो के जिसको मैंने दरख्तों के पीछे देखा था, अब दोबारा से उनको मैंने देखा, और वो देखने का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। मैं जैसे ही पढ़ता वो गायब हो जाते। मुझे याद आया मैंने एक अमल किया था जिसमें मैं जिन्नात को देखना चाहता था, क्या ये उस अमल का नतीजा है? उस वक्त तो मुझे कामयाबी नहीं मिली थी, 41 रातें मैंने अमल किया था, लेकिन क्या अब वो अमल कर रहा है? जिन्नात मुझे नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे सामने ही वो मर्द और कटी गर्दन वाली औरत सामने शाम के टाइम पे खड़े थे, और मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था और हम बातें कर रहे थे। मैंने जैसे उसको देखा तो आज वो गायब नहीं हुए। मैंने पढ़ाई भी नहीं की, जैसे मैं पढ़ता था वो गायब हो जाते थे। मैंने दोस्त की तरफ देखा और उसे कहा ये सामने क्या है, देख तुझे नज़र आ रहा है? उसने देखा, कहाँ? मैंने कहा ये सामने। उसने इधर उधर देखा, तब मुझे समझ लग गया उसको वो नज़र नहीं आ रहे थे। उसने कहा यार कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार ये देख, ये सामने खड़े हैं, दो तुझे नज़र आ रहे हैं। कह रहा है यार डरा रहा है मुझे, पागल हो गया है। मैंने कहा यार कसम उठा के कह रहा हूँ ये सामने खड़े हो। कह रहा है तेरा दिमाग ख़राब है। इतनी देर में हमारा एक और दोस्त भी आ गया। वो उससे कहने लगा कि यार ये एक मोहसिन ये कह रहा है कि इधर कोई खड़ा है, तू देख। उसने कहा कहाँ? कहता है ये सामने। कह रहा है किधर खड़ा है? तो पता लगा उन दोनों को नज़र नहीं आ रहे। तो मैं समझ गया ये सिर्फ मुझे ही नज़र आ रहे हैं, और मैं जैसे ही पढ़ता हूं ये गायब हो जाते हैं। तो अब इतना तो समझ लग चुका था, ये सिर्फ मुझे नज़र आते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन मुझे नज़र आते हैं। मैं डरना शुरू हो गया, मेरी रातों की नींद ख़राब होनी शुरू हो गई। पढ़ाई लाजमी करके सोता था। अब ये होता कि अब सुबह को, दिन को, शाम को भी मैं अपने ऊपर पढ़ के दम करता तो फिर बच जाता। हर वक्त दम तो इंसान नहीं करता, भूल जाता है। तो वो ज़रूर मुझे डराते। उधर एक ज़िंदगी का वो दुख था कि वो जमीला जो मुझे देखते ही मुस्कुरा पड़ती थी, उसकी आंखों में चंचलाहट, उसकी आंखों में शर्माहट, एक ऐसी खूबसूरती आ जाती थी कि मैं उसको देखता ही रह जाता था। और फिर ऐसी वो बदली कि जब भी मुझे देखती उसका चेहरा गुस्से से भर जाता, नफरत से मुझे देखती। और एक दिन वो भी आ पहुंचा जब पता लगा उसी गांव में एक शादी थी,
और साथ में जमीला की भी शादी थी। घर वालों ने प्रोग्राम बनाया। मैं उस शादी पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन दूसरी शादी भी अटेंड करनी ज़रूरी थी, वो भी रिश्तेदारों की थी, जो मैं भी चला गया ये सोच के कि कोशिश करूँगा जमीला से आमना सामना ना ही हो। निक्का होकर रहता है। हम लोग शादी पे पहुंचे। मैं और मेरा भाई गाड़ी में जा रहे थे। वहीं से गाड़ी मेरा भाई चला रहा था, वहीं से गुजर हुआ गाड़ी, उसने वहीं से ही गुजार दी, उसी रास्ते से जहां पे जमीला लोगों की शादी थी। और मैं और मेरा भाई जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुंचे जिसको फूलों से सजाया गया था, जो दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी थी, उसका ड्राइवर बोनेट खोल के बोनेट के ऊपर झुका हुआ था इस अंदाज में जैसे गाड़ी को ठीक कर रहा हो। और जैसे मेरे भाई ने देखा, गाड़ी को ब्रेक लगा दी। रिश्तेदार तो थे, हमारे चचा थे। कहा क्या हुआ? उसने कहा यार ये पता नहीं मसला क्या आ रहा है। तो मेरे भाई ने कहा रुको, मोहसिन देखता है, इसको समझ आती है। मेरे भाई ने जैसे कहा, मुझे उतरना पड़ा और मैंने जाके आगे जो देखा, उसको जो कुछ था मुझे समझ थी गाड़ियों की, मैंने सारा उसको देख के आगे फ्रंट सीट पे गया, ड्राइवर वाली सीट पे बैठे। जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लगा तो उसी वक्त एहसास हुआ गाड़ी की दूसरी सीट पे, फ्रंट सीट पे उसी का दूल्हा बैठा है, जमीला का। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे जमीला दुल्हन बनी बैठी थी और मुझे देखकर वो मुस्कुरा पड़ी, ऐसी मुस्कुराहट जैसे कोई अपनों को देखकर मुस्कुराता हो। और मेरे दिल पे तलवार चल गई, तीर चल गए। जो हमेशा से नफरत से देखती आ रही थी, वो इस वक्त दुल्हन बनी बैठी मुझे उन्हीं निगाहों से, उसी मुस्कुराहट से देख रही थी, जिस मुस्कुराहट का, जिन निगाहों का मैं दीवाना था। और मुझे समझ ना आई कि मैं उससे सवाल पूछ सकूं, इस वक्त क्यों उसमें निगाह से देख रही है, मोहब्बत की निगाह से इस वक्त क्यों मुस्कुरा के देख रही है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत दुल्हन बनी बैठी थी। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया और भाई को कहा चल यहां से। चले गए। उसके बाद वो दोनों मुझे नजर आते थे, मुझे डराते थे। अब मैं आदी हो गया था। और आज भी स्टेशन पे जब मैं बैठा था तो मुझे वो सामने दोनों नजर आए थे। तो मैंने इसलिए बताया आपको कहानी के शुरू में, मैं डरा नहीं था। वो शख्स जो अंदर से निकल के आया था वो जरूर डर गया था, लेकिन उसके सामने ही वो गायब हो गए थे। वो पहला शख्स था जिसने देखा था। उससे पहले मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों में किसी को नजर नहीं आए थे। उस शख्स को कैसे नजर आ गया मैं भी नहीं जानता, लेकिन साथ ही गायब हो गया। और उसी वक्त किसी ने मुझे मेरा नाम पुकारा था, आप मोहसिन है ना? और ये पुकारने वाली कोई और नहीं, जमीला थी। और मैं जमीला को जब अपने साथ बिठा चुका तो वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने आ गए जो अभी आपको बताए हैं। मैंने उससे कहा आपने कहाँ जाना है? उसने बताना कि मैं अपने शौहर जो एक फ़ौज में था, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, वो घर मिलने के लिए आई हुई थी, इसलिए उसको अकेले आना पड़ा। शौहर ड्यूटी पे था तो आज वापस जा रही थी। मैंने उसे ऑफ़र की कि अगर वो बुरा ना माने तो वो अकेली है, मेरे साथ ही चले, क्योंकि मेरे पास 2 टिकटें थी। टिकट तो वो भी ले चुकी थी, मेरे दोस्त की जो टिकट थी वो तो ज़ाय हो चुकी थी, तो वो इस्तेमाल तो हो सकती थी। मैंने कहा अच्छी महंगी टिकटें थी, तो वो तैयार हो गई। मेरे दिल में उसके लिए एहतराम था, इज्जत थी। वो किसी और की बीवी थी, किसी और की इज्जत थी, तो इतनी देर में उसको भी एहसास हो गया था, मेरी आंखों में, मेरे लफ्ज़ों में उसके लिए एहतराम है, इसलिए वो भी तैयार हुई। और हम ट्रेन के उस डब्बे में सवार हो गए जहां मैं और जमीला बैठे थे। जमीला शायद खुद कुछ सवाल करना चाहती थी, मेरे पास तो कई सवाल थे कि जमीला ने क्यों आज आके मेरा नाम पुकारा और क्यों मेरे साथ चलने को तैयार हुई है। मैं तो उससे पूछना चाहता था, तो जमीला ने खुद ही मुझसे कहा आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं यकीनन। मैंने कहा हाँ जमीला, मैं अगर इजाज़त दो तो तुम किसी की इज्जत हो और मैं यकीनन इसका एहतराम करता हूँ। मैं सिर्फ रास्ते में तब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हारा स्टेशन नहीं आ जाता, तुम्हारी हिफाजत करूँगा। लेकिन बताओ ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगी? ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे ठुकरा दिया? वो बोली मोहसिन भाई, आप मुझसे जो पूछना चाहते थे मैं आज आपको खुद बता देती हूँ। आप हमेशा मुझे नज़र आते, मैं मुस्करा पड़ती थी, मेरी वही फीलिंग थी जो उस वक्त आपके लिए थी।
लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, उस दिन आप जब मेरे सामने आए तो आपके सर के ऊपर एक काला स्याह सांप बैठा था और वो फन फैलाए हुए था, और उस सांप की जो आंखें थीं वो इतनी बड़ी बड़ी थीं जैसे लीमू की बनी हुई हों। आंखों की जगह लीमू हों ऐसे नजर आते थे, सब्ज कलर के लीमू। और मैं एकदम से घबरा गई, डर गई कि ये क्या है। लेकिन फिर दूसरी दफा देखा तो तब भी आपके सर पे एक सांप को बैठे हुए देखा और उसके ऊपर लीमू थे उसकी आंखों की जगह पे। फिर मैं आपसे डरना शुरू हो गई, कतराना शुरू हो गई, और यहां तक कि मैंने अपनी एक सहेली से भी पूछ लिया कि देखो उसके सर पे क्या है, तो वो देख के बोली कुछ भी नहीं। क्या है उसके सर पे? मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। तब मुझे पता लगा कि किसी को नजर नहीं आता, मुझे आपके सर पे एक सांप नजर आता था, काला स्याह सांप फन फैलाए बैठा होता और बड़ी बड़ी आंखों में लीमू थे, और मैं डर जाती थी। अब जब भी सामने आते मैं खौफजदा हो जाती थी। यकीन माने मेरे वजूद के अंदर ऐसे दर्द होना शुरू हो जाता, मैं बीमार हो जाती थी, और जैसे आप मेरे से दूर चले जाते मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। आपका वजूद, आपका सामने आना, उस सांप को देखना मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर देता था। मैं मरने वाली हो जाती थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, यहाँ तक कि मैं अपने आप को बचाती थी। मुझे आपसे शदीद खौफ आता था। वो एक काला स्याह सांप था, वो इतना लंबा होगा जैसे कोई गोल अपने वजूद को लिपटा ले सांप और बाकी हिस्सा फन फैला ले, ऐसा ही सांप। शुरू शुरू में मैंने कहा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होने लगी और जब मैं बीमार होने लगी, फिर मैं उसको वहम अपना कैसे कहती। तब मुझे ऐसा लगा, अंदर से आवाज आई कि मुझे तुमसे दूर रहना है। जब तक आप मेरे सामने ना आते मैं ठीक होती। जैसे ही आप सामने आते जाते, मैं आपके सर की तरफ ना भी देखती, आप उस घर में भी ले आ जाते, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। फिर मैं उसको वहम कैसे मानूं कि आपके घर में दाखिल होते ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मैं समझ गई आपके साथ कोई मसला है। मुझे पता लग चुका था आप अमलियात करते हैं, यहाँ पे आपने लोगों को, और सॉरी एक इसमें भूल गया, एक चीज़ ऐड कर दूं स्टोरी में। उसने अपनी साली को एक दिन कहा था कि मेरी आखिरी दफ़ा उससे बात करा दो, अभी तक मंगनी का इनकार नहीं हुआ था। तो उसने अपनी साली शकीला से कहा एक दफ़ा जमीला से मेरी बात करा दो, और वो जमीला को कायल करके ले आई थी। जमीला ने कहा था इनके सामने मैं जैसी आती हूँ ये भारी हैं, हमें जादू हुआ है या क्या हुआ है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैंने उसे कहा था कि तुम्हें पता लग चुका है, मुझे पता है कि मैंने गाँव वालों को लीमू दिए हैं। जब उनको कोई काटता है तो उसमें से जादू होता है तो खून निकलता है। मैं तुम्हें लीमू देता हूँ पढ़ाई करके, अगर हमारे बीच में जादू होगा तो खून निकल आएगा, जादू नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। जैसे कैसे शकीला ने भी उसको राज़ी कर लिया था जमीला को, क्योंकि गाँव वालों के साथ मैंने ये काम किया था, और शकीला ने भी बहन को कहा भाई सबको उसने दिया है, करने में क्या हर्ज है। तो मैंने एक सादा सा लीमू दिया, उसमें इंजेक्शन नहीं डाला, जानता था जब ये काटेगी इसमें से कोई खून नहीं निकलेगा। और मैंने उसको लीमू दिया और मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने आज तक जिनके ऊपर पढ़ाई की है उनका खून निकला है, अभी देख लेते हैं हमारे ऊपर जादू है तो खून होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और उस वक्त जैसे ही उसने उस लीमू को काटा था तो उस लीमू में से ऐसे खून निकला था जैसे मैंने एक दफ़ा लीमू को काटा था और उसमें से खून निकला था। और मैं हैरान रह गया कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो इसमें इंजेक्शन लगाया ही नहीं, सिरिंज डाली नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से उस लीमू को उठा के देखा था, वो खून से वैसे ही भरा था जैसा मैंने उस बाग में लीमू को काटा था, और मैं डर गया था। तब जमीला ने कहा था अब पता लग गया ये जादू है। तभी फिर मैं भी जमीला से हट गया था, और जब मंगनी की बात हुई थी तो मैंने उससे कहा था अम्मी तो चाह रही हैं, लेकिन एक दफ़ा शकीला आप जमीला से पूछ लो। और उसने जब पूछा था तो उसने कहा था वो नहीं करना चाहती और कहती है हम दोनों की ज़िंदगी के लिए बेहतर है हम अलग हो जाएं। मैं भी इस बात पे हैरान था कि इसके लीमू के अंदर से कहाँ से खून आया। और अब ट्रेन के अंदर बैठे हुए वो मुझे बता रही थी कि हमेशा मुझे आपके सर के ऊपर सांप नज़र आता था। और रही बात जब आपने वो लीमू काटा था तो आपको याद होगा उस लीमू के अंदर से भी जब खून निकला था तो मैं समझ गई थी ये शदीद जादू है, क्योंकि उस जादू को तो बाद में मुझे पता लगा ना, सांप तो फिर भी था। और जब वो लीमू काटा गया था और आपने कहा था अगर जादू है तो ये लो खून निकल आया, तोड़ हो गया, तो आपके सर पे क्या था? उस वक्त भी आपके सर पे वो सांप बैठा था और उसकी आंखों में 2 लीमू थे, वैसे ही लीमू जिस तरह आपके लीमू को काट रहे थे। तभी मैंने आपसे शादी से इनकार किया। मैंने कहा अच्छा एक और बात, जब मैं
गाड़ी को ठीक कर रहा था, तुम दुल्हन बनी बैठी थी, तो तुम मुझे देखकर मुस्कुराई क्यों थी? तो बोली, इसलिए कि पहली दफ़ा आप मेरे सामने आए तो आपके सर पे कोई सांप नहीं था। बिल्कुल आप मुझे वैसे नज़र आए जैसे नज़र आते थे, तो मैं आपको देख के वैसे मुस्कुरा पड़ी, क्योंकि मैं भी आपको चाहती थी। आप मेरे होने वाले उस वक्त मंगोतर थे और मेरे चेहरे पे आपके लिए मुस्कुराहट आती थी, शर्माहट आती थी। तो पहली दफ़ा क्योंकि सांप नहीं था, खौफ नहीं था, तो इसलिए कुदरती तौर पर शायद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बैठी, हम बातें करते रहे। अब वो किसी की अमानत थी, हम कोई और बात तो नहीं कर सकते थे। उसका स्टेशन आया और मैं उसका बैग लेके नीचे उतरा। मैंने तो अभी आगे जाना था, उसको उतारा, उसको खुदाफिज किया और वो चली गई। मैं जैसे ही वापस आकर बैठा तो वहाँ पे कोई एक और नौजवान, एक बूढ़ा सा शख्स, तकरीबन जिसकी उम्र 30, 35, 40 साल के करीब होगी। बूढ़ा तो नहीं कहना चाहिए, एक जवान लेकिन पक्की उम्र का, लेकिन अजीब सा। उसकी आंखों को मुझे लगा कि देखी देखी आंखें हैं। मैंने कहा, भाई आप कौन हैं और ये आप मेरी सीट पे बैठे हैं? क्योंकि जिस जगह पे मेरा बैग रखा था उस जगह पे मैं बैठना चाह रहा था। तो बोला, जानता हूं तुम्हारी सीट है, सामने बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी सीट पे बैठूंगा। तो मुस्कुराया और उठ के सामने वाली सीट पे बैठ गया और मुझसे बोला, पहचाना? मैंने कहा, नहीं, मैं वही हूं जिसके लीमों को तुमने काट डाला था। मैं एकदम से चौंका, वो मुझे बाग, वो लीमों का मंजर याद आ गया। हाँ, मैंने लीमू को काटा था, उसमें से खून निकला था, लेकिन कौन हो तुम? मैं एक जिनज़ादा हूं। आज तुम्हें बताने आया हूं जो अभी अभी उठ के गई है, जिससे तुम्हारी शादी होने थी। तुमने मेरी रेखा मुझसे छीनी तो मैंने तुम्हारी जमीला तुमसे छीन ली। मैंने तुम्हें कहा था इसका तुम्हें कर्ज चुकाना पड़ेगा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम लोग एक और कबीले से उसी वक्त वहां पे आए हुए थे कि हमारा कबीला भी हमें ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच गया। मेरे कबीले के काफी लोग मारे गए। मैं और रेखा छुप रहे थे। तभी मैंने फैसला किया कि रेखा को कहा कि मैं जादू के जरिए तुम्हें मैं लीमू के अंदर बंद कर देता हूं। जब ये लोग चले जाएंगे, खुद भी छुप जाऊंगा, तो ये लीमू उखाड़ कर मैं ले जाऊंगा और तुम्हें वापस लीमू से निकाल दूंगा। लेकिन जब तुमने पहली दफा मुझे देखा तो मैं भी हैरान रह गया कि मैं तुम्हें कैसे नजर आ गया। मैं तो किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। और जब तुम दूसरी दफा आए तो उस वक्त मैं, आखिरी दिन था मेरा, मैं मुकम्मल कर चुका था अपना अमल। मेरी रेखा उसके अंदर कैद हो चुकी थी और अपने अल्फाज में दोहरा रहा था, शायद चंद घंटे, चंद मिनट में और पढ़ता मेरा अमल मुकम्मल हो जाता। लेकिन तुमने उस लीमू में कैद मेरी रेखा को मार दिया, उसकी गर्दन को काट दिया। वो जो खून निकला था वो रेखा का था। तुम जानते हो ना, जिन्नात के अंदर ये जादू की ताकत होती है। हम मक्खी, मच्छर, चींटी तक बन सकते हैं। तो मैं अपनी रेखा को उस लीमू में कैद कर रहा था कि जादू इस तरह का हो जाता कि उनकी नजरों से ओझल हो जाती जो हमें मारने के लिए फिर रहे थे। लेकिन तुमने ही मेरी रेखा को मार दिया। उस वक्त तुम इतना दुखी हो गया, मैंने फैसला किया तुमसे बदला लेने का, तुम्हें तकलीफ देने का। और फिर तभी मैं सांप बन के तुम्हारे सर पे बैठ गया और तुम्हारी महबूबा जब भी तुम्हें देखती तुमसे दूर भागती, तुमसे नफरत करती। और हाँ, याद है तुम्हें, तुमने वो बताया था किस औरत ने चोरी की है। तुम्हारे दिल से एक आवाज आई थी, वो मैं तुम्हें बता रहा था। और मैंने तुम्हें बताया था इसलिए मैं चाहता था कि तुम इनके सामने जरा जादूगर बनो। और तुम शौक रखते थे, कहानियां पढ़ते थे, सब कुछ मैं तुम्हारे बारे में जान चुका था। तभी मैंने फैसला किया था कि तुमसे इंतकाम लूंगा भरपूर तरीके से। वो मेरे इंतकाम की इब्तिदा थी कि मैंने ही तुम्हारे दिल में डाला और तुमने उस औरत को बताया था कि इसने चोरी की है। तुम्हारी बल्ले बल्ले तो हो गई, तुम खुश हो गए कि तुमने कहाँ से अंदर से आवाज़ आई, तुमने बता दिया। लेकिन वो मैंने किया था। और उसके बाद तुम लोगों को ड्रामा करते रहे, लीमू काट काट के इंजेक्शन लगाते रहे, वैसे ही जैसे मेरी रेखा को तुमने मारा था। लेकिन मैं तुम्हारी बीवी को डराता रहा। और जिस दिन तुमने अपनी बीवी को एक लीमू दिया था, काटो इसको, तो मैंने ही उसके अंदर खून डाला था। और उसके बाद वो ख्वाबों में नजर आते रहे, मैं और मेरी वही बीवी जिसकी गर्दन तुमने काटी थी, जिसका नीचे ढांचा ऊपर कटी हुई तुम्हें गर्दन नजर आती थी। वही अभी जब स्टेशन से रवाना होने लगे थे, जिसको तुमने देखा था, आज पहली दफा किसी और इंसान को भी हमने जान के अपनी झलक दिखा दी थी। वही हम ख्वाब की दुनिया से निकल के फिर हकीकत में तुम्हारे सामने आने लगे। और तुम्हारी शादी, जहां भी बात होती मैं तुम्हारी शादी को रुकावट डाल देता। इसलिए आज तक तुम्हारी शादी भी नहीं होने थी।
रेखा मेरी नहीं रही तो तुम्हारी ज़िंदगी को भी मैं खुश नहीं होने दूंगा। मैंने अपना बदला ले लिया है। मैं मुसलसल तुम्हारे साथ रहा। आज तुम्हारी मोहब्बत मिली ना तुमसे, मेरी मोहब्बत मुझसे नहीं मिल सकी, तो सोचो मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूं। वो मुझसे बातें कर रहा था और मैंने सिर्फ उतना कहा, सच है, मैंने तो एक लीमू इसलिए काटा था कि तुम कोई शायद जादू कर रहे हो। अगर मैं ये जानता उसमें तुम्हारी रेखा है तो खुद सोचो मैं किसी इंसान का कैसे कत्ल कर सकता। मैं तुम्हें एक आम इंसान और एक जादूगर समझ के कि कोई उल्टा सीधा कोई जादू कर रहा है, ये समझ के मैं डरा रहा था, और मैंने शायद उस लीमू को भी इसलिए काट डाला। लेकिन तुमने मुझे बहुत सज़ा दे दी है। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ़ कर दो इस बात के लिए कि मुझसे गलती हुई। मुझे नहीं पता था मैंने तुम्हारी रेखा को मार दिया। तुमने मुझे सज़ा दिया, मेरा प्यार मेरा मोहब्बत मुझसे छीनी, मुझे डराया, मेरा रिश्ता नहीं होने दिया। आगे भी जो तुम करोगे मुझे कबूल है, लेकिन किसी की मैंने जान ली, ये तो मेरे लिए वाकई दुख की बात है। मुझे नहीं पता था मैंने किसी की जान ली है। ये तो आज तुमने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया है। लेकिन ये भी सच है, खुदा जानता है, तुम मुझे मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो। मुझे नहीं पता था वो कोई अंदर कैद थी। वो बोला, हाँ मुझे पता है, तुम नहीं जानते थे कि अंदर कौन कैद है, लेकिन मैंने अपने दुख को तो कम करना था, तुम्हें सज़ा तो देनी थी। तुम्हारी आज सज़ा मुकम्मल हुई। जाओ, आज तुम्हारे सामने आया हूँ इंसानी रूप धार के। उस वक्त भी इंसानी रूप धार के तुम्हारे सामने आया था। तुम्हें माफ़ किया। जाओ, तुम्हें माफ़ किया। और उसी को सामने बैठा हुआ शख्स गायब हो गया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मेरा सर भारी हो रहा है और मैं ऐसा चक्कर सा आया कि मैं वहीं पे गिरा और बेहोश सा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एकदम हड़बड़ा के उठ बैठा। मैं अकेला था और ट्रेन रुक रही थी। शायद मेरा स्टेशन आने वाला था और अब ट्रेन रुक चुकी थी। मैं जैसे ही अपना सामान उठा के खड़ा हुआ तो वो जो सामने शीशा बंद था ट्रेन का, उस शीशे के अंदर मुझे अपना अक्स नजर आया। और जैसे ही मैंने अपने उस अक्स को देखा तो पहली दफा मैंने भी वो मंजर देख लिया जो जमीला को नजर आता था। मेरे सर पे एक सांप बैठा था, गोल उसने वजूद को लपेट रखा था और अपने सर को फन फैलाए इस तरह बैठा था, और उसकी आंखों में दो बड़े बड़े सब्ज लीमू थे आंखों की जगह पे। और मैंने उस अक्स को देखा जो मेरे सर पे बैठा है, वो सांप का अक्स था। तो मुझे फिर से याद आ गया कि मैंने उसकी बीवी को मार दिया। और उसी वक्त वो अक्स जो मेरी आंखों के सामने था, जिसके सर पे वो सांप बैठा था, वो सांप गायब हो गया और मेरे कान में एक सरगोशी की आवाज़ आई, अलविदा, जाओ, तुम्हें माफ़ किया, अब तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी। मैंने अपना सामान उठाया और बाहर आ गया। थके हुए लहजे में, अफसुर्दा लहजे में जान चुका था जितनी भी शादी की रुकावटें हुई, जमीला की शादी को 10 साल हो चुके थे और आज मेरी उस वक्त उम्र और आज की उम्र में 10 साल इजाफा हो गया था। लेकिन मेरी शादी जहाँ कहीं भी होती रुकावट हो जाती थी। अब मैं जानता था आगे शादी में कोई रुकावट नहीं आने वाली। जो रुकावट डालने वाला था वो चला गया है मुझे सज़ा दे के, लेकिन ख़ुद मेरा मन बहुत बोझल था, मेरे कदम बहुत बोझल थे। क्या मैंने एक गलती करते हुए एक ज़िहरू को कत्ल कर दिया? और ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ देख के कहा, मेरे मालिक मुझे माफ़ कर देना, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। मैंने सर झुकाया और आगे की तरफ बढ़ गया।